आज बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। साथ ही हत्या करने के बाद क्या इतने शातिर तरीके से इस हत्या को छुपाया भी जा सकता है। गुनहगार ने पहले तो हत्या की, फिर इस हत्या को छुपाने के लिए शरीर के चॉपर से टुकड़े किए और छुपाया कहाँ? अपने ही घर के सामने 10 फीट गहरे एक गड्ढे में। उसके बाद बड़े ही चालाकी से एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे कि शरीर के टुकड़ों से बदबू ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आज की क्राइम कुंडली में हम बात करेंगे जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्या कांड के बारे में। यह हत्याकांड अभी सुर्खियों में बना हुआ है और आए दिन इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि अनीता के खुद के भाई ने उसकी हत्या की, तो कोई कह रहा है कि भाई की बीवी ने अनीता को मारा और भाई अपनी बीवी का अपराध छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर सच्चाई क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। खुलासा करेंगे अनीता हत्याकांड मिस्ट्री की। जोधपुर का सरदार बी रोड, यहाँ कई दुकानें हैं। उनमें से 2 दुकान, एक ब्यूटी पार्लर और एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान, ये 2 दुकानें आमने सामने हैं। ब्यूटी पार्लर की मालकिन अनीता चौधरी है, तो ड्राई क्लीनिंग की दुकान का मालिक गुलामुद्दीन है। और अनीता गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती है। वो हर साल रक्षाबंधन पर उसको राखी भी बांधती है। पर गुलामुद्दीन की चाह कुछ और ही थी। गुलामुद्दीन अनीता को किसी और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहता था। अब क्या थी ये सच्चाई और क्या है ये कहानी, आइए सुनते हैं। गुलामुद्दीन का घर गंगड़ा में है। एक दिन वो अपने घर पर जेसीबी बुलवाता है। ये तारीख है 23 अक्टूबर की। वो जेसीबी वाले को कहता है कि घर के ठीक सामने 10 फीट गहरा एक गड्ढा करो। जेसीबी वाला गड्ढा करके पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। 3 दिन तक वो गड्ढा वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। ये सारे काम दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने हो रहे होते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। 26 अक्टूबर गुलामुद्दीन अनीता को अपने घर बुलाता है। अब यहाँ 2 तथ्य हैं जो अलग अलग बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि जब अनीता गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है तो उस वक्त गुलामुद्दीन की बीवी घर पर मौजूद रहती है। पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि गुलामुद्दीन ने पहले से ही अपने बीवी और बच्चों को अपने साली के घर भेज दिया था। जो भी हो, इसका खुलासा बाद में होगा। 26 अक्टूबर के दिन दोपहर को अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। इस दौरान उसने एक पीले रंग का सूट पहना हुआ था। अब अनीता गुलामुद्दीन के घर तो पहुंचती है, पर उस घर से कभी वापस निकलती नहीं है। तो क्या होता है अनीता का, आइए जानते हैं। अनीता जैसे ही गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, वो उसे शरबत पिलाता है। वो सोचती है कि उसका भाई उसकी आवभगत कर रहा है और वो खुशी खुशी वो शरबत पी लेती है। पर उसे क्या पता होता है कि शरबत में गुलामुद्दीन ने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई है। वो बेहोश हो जाती है। फिर गुलामुद्दीन उसके शरीर के 6 टुकड़े करता है। अनीता के आने से पहले ही गुलामुद्दीन ने कुछ सामान खरीद लिए थे। पर वो सामान क्या थे? वो थे 6 प्लास्टिक के बैग और दर्जन भर इत्र की शीशियां। जैसे जैसे रात बढ़ती है, मोहल्ले के लोग सो जाते हैं। इस बात का फायदा गुलामुद्दीन उठाता है और अनीता के शरीर के टुकड़ों को उन प्लास्टिक के बैग में भरता है और फिर घर के सामने बने गड्ढे में डाल देता है। बड़े ही शातिर तरीके से वो बदबू को छुपाने के लिए उन प्लास्टिक बैग्स के इर्द गिर्द इत्र की शीशियां खोलकर रख देता है और कुछ इत्र उसी गड्ढे में डाल भी देता है और फिर उस गड्ढे को आसपास पड़ी मिट्टी से भर देता है। सुबह जब मोहल्ले वाले उठते हैं तो देखते हैं कि 3 दिन से जो गड्ढा उनके मोहल्ले में खुदा पड़ा था वो बंद हो चुका है। पर यहाँ से सारी चीजें बदल जाती है। जिस दिन अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकली थी, उसने अपने कर्मचारियों को बताया था कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है और लौट आएगी। जब बहुत देर तक वापस नहीं आती है तो उसके ब्यूटी पार्लर के कर्मचारी उसके पति को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने मैडम को कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर उनका फोन
बंद आ रहा है और उनको गए हुए बहुत समय हो गया है। अनीता का पति घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल लगाना शुरू करता है, पर उसे भी अनीता का नंबर बंद मिलता है। अनीता रात भर घर वापस नहीं आती है। इसके बाद शुरू होती है कार्यवाही, क्योंकि 27 अक्टूबर की सुबह अनीता का पति पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और अनीता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस खोजबीन शुरू करती है, पर 4 दिन बीत जाते हैं और अनीता का कोई पता नहीं मिलता है। फिर पुलिस को एक सुराग मिलता है। पुलिस को अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। पुलिस फुटेज खंगालना शुरू करती है और 26 अक्टूबर के दिन दोपहर के वक्त की फुटेज में पुलिस को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे ये साफ हो जाता है कि अनीता अपने मर्जी से गई थी। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठती है। फुटेज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि अनीता बगैर किसी दबाव के खुद अपने मर्जी से उस ऑटो में बैठी थी और अपने ब्यूटी पार्लर से रवाना हुई थी। अब पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज से ऑटो का नंबर निकालती है और इस ऑटो वाले को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को वो ऑटो वाला मिल भी जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि ऑटो वाले ने अनीता को गंगाना में ड्रॉप किया था। और फिर पुलिस अनीता के परिवार वालों और रिश्तेदारों से पता करती है कि आखिर अनीता गंगाना क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी। इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि वो गुलामुद्दीन से मिलने गई थी, जो कि अनीता के ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक है। और अनीता और गुलामुद्दीन एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही जोधपुर पुलिस टीम तुरंत गंगाना के लिए रवाना होती है और गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। पर वहां जाकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि गुलामुद्दीन तो खुद 2 दिन से लापता है। एक तरफ तो अनीता गायब थी, अब गुलामुद्दीन भी गायब है, जिससे अनीता खुद अपनी मर्जी से मिलने आई थी। अब अनीता के साथ पुलिस गुलामुद्दीन की तलाश में भी जुट जाती है। पुलिस वापस आसपास की सीसीटीवी चेक करना शुरू करती है और उन्हें पता चलता है कि 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा पर बैठकर जोधपुर स्टेशन की तरफ निकला था। इतने में पुलिस के हाथों आबिदा लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आबिदा कौन है? आबिदा गुलामुद्दीन की बीवी है। पुलिस आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान पहले तो आबिदा कुछ नहीं बताती, फिर वो बातों को इधर उधर घुमाना शुरू करती है और बोलती रहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर कुछ देर बाद दबाव में आकर और पुलिस के डर से सच उगलना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि आज से ठीक 8 दिन पहले, यानी कि 31 अक्टूबर से 8 दिन पहले 23 अक्टूबर को उसके घर के सामने 10 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था। वो कहती है पुलिस को कि आप उस गड्ढे को वापस खुदवाइए। उसके कहने पर अब की बार पुलिस जेसीबी मंगवाती है और गड्ढा खोदा जाता है। आबिदा बार बार कहती है कि अनीता यहीं मिलेगी और सच में इसी गड्ढे से 6 टुकड़ों में प्लास्टिक के बैग में अनीता बाहर आती है। इस जानकारी से अनीता के घर में कोहराम मच जाता है। अनीता का एक बेटा भी है और कम उम्र में उसने अपने माँ को खो दिया है। अब पुलिस आबिदा से इस हत्या का कारण पूछती है तो आबिदा बताती है कि उसके पति गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और उसके ऊपर 12 लाख का कर्जा बन गया था और वो गुलामुद्दीन ही था जिसने अनीता को अपने घर बुलाया था। 12 लाख का कर्जा और अनीता, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बैठता है? बहुत बड़ा कनेक्शन बैठता है। अनीता को गहने पहनने का शौक था। वो हमेशा सोने के गहने पहने रहती थी। आम दिनों में भी अनीता बहुत सारे सोने के गहने पहनती थी और गुलामुद्दीन ने उसे इसी वजह से अपने घर पर बुलाया था। गुलामुद्दीन को लगा था कि अगर वो अनीता को अपने घर बुलाता है और उसके गहने लूटता है तो उसको उन गहनों से लाखों रुपए मिल जाएंगे। इस साजिश में गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी अपने साथ मिला लिया था। इसका मतलब ये कि आबिदा उस दिन और उस रात गुलामुद्दीन के साथ ही थी। वो अपने बहन के घर नहीं गई थी और उसे इस पूरी घटना की जानकारी थी। इसीलिए गुलामुद्दीन अनीता को अपने घर बुलाता है, उसकी हत्या करता है और उसकी लाश के टुकड़े करके अपने ही घर के सामने दफना देता है। पर यहाँ पुलिस को एक लूप होल मिल जाता है। वो लूप होल ये है कि पुलिस को अनीता के ब्यूटी पार्लर के सामने से जो सीसीटीवी फुटेज मिलती है उसमें साफ दिख रहा था कि उस दिन अनीता ने कोई भी सोने के गहने नहीं पहने थे। उसके शरीर पर किसी भी तरह का गहना नहीं था।
तो फिर क्यों गुलामुद्दीन ने अनीता का कत्ल किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस गुलामुद्दीन को ढूंढना शुरू करती है। खोजबीन में पता चलता है कि गुलामुद्दीन मुंबई में छुपा हुआ है और नेपाल भागने की फिराक में है। मुंबई पुलिस की मदद से जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन को मुंबई सेंट्रल से पकड़ती है। इस वक्त गुलामुद्दीन जोधपुर पुलिस की रिमांड पर है, पर यह कहानी अभी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। इस कहानी में अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है। पहला नाम है सुमन सेन या यूं कहे सुनीता, और दूसरा नाम है तैयब अंसारी। सुमन सेन उर्फ सुनीता अनीता की सहेली है। जब अनीता का पति अनीता के लापता होने के बाद उसे ढूंढ रहा था, तब उसने सुनीता को भी कॉल किया था। उस वक्त सुनीता ने एक नाम लिया था, तैयब अंसारी का। तैयब जोधपुर का एक जाना माना प्रॉपर्टी डीलर है और सुनीता के अनुसार वो अनीता को ब्लैकमेल कर रहा था। सुनीता ने बताया था कि अनीता को तैयब की कुछ ऐसी बातें पता थी जो वो दुनिया से छुपा रहा था, इसीलिए वो अनीता को ब्लैकमेल कर रहा था जिससे कि वो किसी को सच्चाई ना बताए। अब यहाँ एक बात यह भी है कि गुलामुद्दीन का खुद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसे कई रिपोर्ट्स में जहर खुराना भी बताया जा रहा है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि गुलामुद्दीन को ये काम तैयब ने ही दिया हो। खैर, ये एक अंदाजा ही है, क्योंकि पुलिस को सुनीता और अनीता के पति की कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद तैयब अंसारी से भी पूछताछ हुई। उसके घर की तलाशी भी ली गई, पर कोई सबूत नहीं मिला। अब सच्चाई जो भी हो वो तो गुलामुद्दीन ही बताएगा। वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ एक बात यह भी है कि पुलिस बार बार अनीता के घर वालों पर उंगली उठा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अनीता के घर वाले तफ्तीश में बाधा दे रहे हैं। अनीता के घर वालों की डिमांड थी कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक वो ना तो अनीता का अंतिम संस्कार करेंगे, ना ही अनीता के बॉडी का पोस्टमार्टम होने देंगे, जिस वजह से अभी तक अनीता की बॉडी मॉर्चरी में ही रखी है। इसके लिए घर वाले धरना भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह हत्या लूट के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से ही की गई है। इस एंगल को लेकर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इधर पुलिस वालों का ये कहना है कि अनीता के परिजन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब इस बात को लेकर पुलिस धरना स्थल पर अनीता के पति और बेटे को सफीना नोटिस देने पहुंचे तो वहां से दोनों ही गायब थे। पुलिस उन्हें ढूंढने उनके सरदारपुर वाले आवास पहुंची, जहां ताला पड़ा था। तो पुलिस ने उनके घर के बाहर और धरना स्थल पर नोटिस चस्पा कर दिया। पर जब पुलिस वापस धरना स्थल पर पहुंची तो पति और बेटा दोनों वहीं मिले। साथ इस मामले को लेकर अनीता के घर वालों ने विधायक का भी दरवाजा खटखटाया है, जिस पर विधायक ने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। अब केस जो भी हो और केस की सच्चाई जो भी हो, वो तो कातिल गुलामुद्दीन ही बताएगा, क्योंकि पुलिस हिरासत में उसकी पूछताछ जारी है। यानी कि जल्द इस केस से पर्दा उठेगा और असली कातिल सामने आएगा। आज हमने आपके सामने जोधपुर के अनीता हत्याकांड की कहानी रखी, पर इस केस में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अनीता की हत्या क्यों की गई है। पुलिस की तहकीकात अभी तक जारी है। कातिल पुलिस रिमांड पर है और जल्द इस केस पर से पर्दा भी उठेगा। पर इस वक्त जोधपुर पुलिस इस केस को लेकर लूट के एंगल के अलावा बदला और ब्लैकमेल के एंगल की भी जांच कर रही है और जल्द इस बात की सच्चाई सबके सामने आएगी और द न्यूज़ 15 की नजर उस पर जरूर रहेगी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस केस में कब, क्या, कैसे और कहां हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करती है। हमने ये बातें किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया हो उसे दूसरे तरीके से भी अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।